बेटा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। यानी इसका पहला पर्पस क्या हो गया? टू डिटेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी आपने कभी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करना है तो आप किसका सहारा लेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ना सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करके देता है, बल्कि ये आपको कॉन्जुकेशन के बारे में भी बताता है। अब कॉन्जुकेशन क्या होती है भाई? कॉन्जुकेशन को देख लें जरा जल्दी से। अब मैं कार्बन की चेन बनाता हूँ, ठीक है? ये देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में डबल बॉन्ड लगाता हूँ, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अगर आप इसको गौर से देखें तो पहले डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। इसका मतलब एक के बाद एक बॉन्ड आ रहा है। क्या? एक के बाद एक बॉन्ड आ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, क्या होंगे? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जुकेशन। तो ये जो सिस्टम है मुन्ने, ये कहलाता है कॉन्जुकेटेड सिस्टम। अच्छा, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, हम वही पांच कार्बन अभी दोबारा बनाते हैं। पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अब तो एक से ज्यादा का गैप आ गया। ऑल्टरनेट के लिए शर्त है कि गैप एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट नहीं है भाई, ये ऑल्टरनेट नहीं है, समझे? नो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता तो एक गैप के बाद आ जाता। तो इसलिए जो सिस्टम है ये कहलाएगा नॉन कॉन्जुगेटेड। तो आपको बात समझ आ रही है? देखें, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम डबल बॉन्ड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम कॉन्जुकेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? कॉन्जुकेशन क्या होती है कि उसमें जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेटली है या नहीं है। यानी डबल बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है। यानी ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ऐसे ही है, या फिर वो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बहरहाल, अच्छा, हमने दो पॉइंट्स उसके पढ़ लिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है, डेफिनेशन है, यही एप्लीकेशन भी है इसकी। इसके अलावा हम इसे एक काम के लिए और इस्तेमाल करते हैं, जब हमें किसी भी सॉल्यूशन की क्या मालूम करनी हो? कंसंट्रेशन मालूम करनी हो। और कंसंट्रेशन के लिए हम एक प्रॉपर लॉ यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। कौन सा लॉ यूज करते हैं मुन्ने? बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख देता हूँ। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बेयर, ठीक है, दूसरे का नाम था लैम्बर्ट। तो दोनों ने मिलके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया, क्या मालूम करने के लिए? कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। तो उन्होंने उससे रिलेटेड जो लॉ दिया था उसका नाम क्या था? बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। अब जरा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को दोबारा समझने की कोशिश करें। बेटा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है या उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसे हम डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को और कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको ऑलरेडी पता है किसे कहते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ये कौन से मेथड के जरिए निकाल के देता है? बेयर्स लैम्बर्ट लॉ के जरिए निकाल के देता है। चलें, ये तो हमने जर्नल एक बात कर ली। अच्छा, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तो हमने इंफ्रारेड की एक रेंज पढ़ी थी। इसी तरह क्या यूवी विजिबल की कोई रेंज नहीं होगी? होगी, यूवी विजिबल की भी रेंज होगी। यूवी विजिबल लाइट की भी रेंज होती है। अब वो रेंज कितनी होगी? पहले देखिए, इनकी रेंज को अलग अलग करके समझिएगा। यूवी विजिबल की, यूवी की जो रेंज होती है, यूवी कहते हैं अल्ट्रा वायलेट को। किसको कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट को। तो यूवी की जो रेंज होती है वो होती है 200 से लेके 400 नैनोमीटर। कितनी होती है मुन्ने? 200 से लेके 400 नैनोमीटर। और विजिबल की जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। और कुछ बुक्स के अंदर ये 200 की जगह, ठीक है, 180 से शुरू किया जाता है। बट बात तो एक ही है, 180 200 ऑलमोस्ट सेम यार। और कभी कभी किसी बुक में आपको
ये 400 टू 800 नहीं, बल्कि ये 400 टू 760 भी नजर आएगा, बट ये मामूली सा फर्क चलता है। तो यूवी की रेंज कितनी होती है, 200 टू 400, बट कुछ बुक्स में 180 टू 400 है, ठीक है। और विजिबल की रेंज कितनी होती है, 400 से लेके 800 तक, बट कुछ बुक्स में 400 से 760 है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इसको समझिएगा। मान लें एक वेव है, क्या है, एक वेव। जाहिर है उस वेव की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, वेव लेंथ। एक वेव की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, वेव लेंथ। अच्छा, अब इस वेवलेंथ की वैल्यू, सपोज सपोज इस वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है 300 नैनोमीटर। कितनी आ रही है मुन्ने, 300 नैनोमीटर। अब अगर इसकी वैल्यू 300 नैनोमीटर आ रही है, तो आप समझ जाइए कि 300 नैनोमीटर तो किस रेंज के अंदर आता है, 200 से 400। तो आप समझ जाइएगा ये जो वेव है, ये यूवी लाइट का वेव है। ये वेव कौन सी लाइट का है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का है। इसी तरह से अगर ये 350 आता तब भी ये यूवी लाइट का होता, ये 250 आता तब भी ये यूवी लाइट का होता। यानी अगर किसी भी वेव की लेंथ 200 से 400 के दरमियान आएगी, तो तुम उस वेव को यूवी लाइट की वेव बोलोगे। और सिमिलरली अगर एक वेव है, बट उस वेव की जो लेंथ आ रही है, क्या, उस वेव की जो लेंथ आ रही है, भाई उस वेव की लेंथ आ रही है 600 नैनोमीटर, तो क्या अब तुम इसे यूवी बोलोगे, नहीं, क्योंकि यूवी की जो रेंज होती है वो तो 200 से 400 होती है। ये तो 400 से ज्यादा है, ये तो 400 से ज्यादा है। तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे विजिबल बोलोगे। आप बोलेंगे ये जो रे है वो विजिबल लाइट की है। तो चाहे वेव की लेंथ 400 हो, 450 हो, 500 हो, 550 हो, 600 हो, कितनी भी हो, 400 से अगर 800 के दरमियान है तो वो विजिबल लाइट की वेव है। और अगर 200 से 400 के दरमियान है तो वो यूवी लाइट की वेव है। अच्छा, ये तो हमने अलग अलग करके यूवी की भी रेंज पढ़ ली और विजिबल की भी रेंज पढ़ ली। लेकिन अगर मैं यूवी विजिबल रेंज आपको एक साथ बताना चाहूं, क्या, अगर मैं आपको यूवी विजिबल रेंज एक साथ बताना चाहूं, तो फिर सुनिए, यूवी की कितनी होती है बेटा, 200 से 400, और विजिबल की कितनी होती है, 400 से 800। इस तरह से तो यूवी विजिबल पूरा कितना हो गया, 200 से लेके 800 नैनोमीटर। तो याद रखिएगा, अगर वो आपसे पेपर में पूछेगा द रेंज ऑफ यूवी, आपका आंसर होगा 200 टू 400। अगर एमसीक्यूज में 200 टू 400 नहीं है तो 180 होगा, ठीक है। इसी तरह से वो आपसे कहता है द रेंज ऑफ विजिबल, तो फिर आप क्या आंसर देंगे मुन्ने, क्या आंसर देंगे, 400 टू 800। और इसी तरह से अगर वो आपसे पूछेगा यूवी विजिबल की रेंज बता दें, यूवी विजिबल की रेंज बता दें, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 200 से 800। तो अभी तक हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पढ़ी, उसका पर्पस पढ़ा, फिर हमने उसकी रेंज पढ़ी कि यूवी की रेंज कितनी होती है, विजिबल की रेंज कितनी होती है, मिला के इनकी रेंज कितनी होगी। चलें, अब सिमिलरली हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलें भाई, अब हम लेके जा रहे हैं, जल्दी से हम समझेंगे जरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस को। किसको मुन्ने, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस को। देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहलाता है। क्या, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कर लें जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यार वो तो अपनी औकात ही भूल जाएगा। हाँ, तो वो लोअर लेवल से, उसका लेवल जो लो था वो लो लेवल से किस पे पहुंच जाएगा, हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर दे, यानी अपने अंदर से एनर्जी क्या करे, अपने अंदर से एनर्जी निकाल दे, अब क्या होगा, अब तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो
वो हाई लेवल से वापस कहाँ आ जाएगा, लो लेवल पे। तो आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, और जब भी कोई एनर्जी लूज करेगा तो उसका लेवल, बोलो भाई, उसका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लें ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। अब मैं इसका एक और शेल बना रहा हूं। चलिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक और शेल बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक बात आपने और याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना करीब होगा, याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जितना नियर टू न्यूक्लियस होगा, मुन्ने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही कम होती है। और इलेक्ट्रॉन जितना फार होता है, यानी जितना न्यूक्लियस से दूर होता है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। तो फर्ज कर लीजिए ये क्योंकि पहला शेल है, बिल्कुल करीब है न्यूक्लियस से, इसकी एनर्जी सपोज कर लें 5 जूल है। ये जो शेल है ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, इसकी एनर्जी फर्ज कर लीजिए 10 जूल है। और ये वाला जो शेल है ये सबसे दूर है, इसकी जो एनर्जी है वो सपोज कर लें 15 जूल है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। मान लें इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर ली भाई, इसने एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ज़ाहिर है इसका लेवल बढ़ जाएगा, और लेवल बढ़ने की वजह से अब ये दूसरे शेल में नहीं बल्कि ये तीसरे शेल में घूमना शुरू हो जाएगा। और अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बजाय एनर्जी क्या कर दे, लॉस कर दे, एनर्जी क्या कर दे भाई, एनर्जी लॉस कर दे, तो ये उल्टा पीछे आ जाएगा, यानी दूसरे के बजाय पहले शेल में चला जाएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो वो पीछे वाले शेल में आ जाएगा। समझ गए बात को। एनर्जी हासिल करोगे लो टू हाई जाओगे, एनर्जी खर्च करोगे हाई टू लो जाओगे। चलें, ये तो हमने ये तो हमने एक सिंपल सी ट्रांजिशन को डिस्कस कर लिया कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है तो हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहते हैं। बट मुन्ने अभी बात खत्म नहीं हुई भाई, ये ट्रांजिशन घड़ों टाइप की, क्या है, घड़ों टाइप की। भाई अब असल काम शुरू हो रहा है। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, एक सिंबल मैं आपके सामने बना रहा हूं सिग्मा का, और याद रखिएगा सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड। और अगर अगर मैं कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड देखूं, अगर मैं कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड देखूं तो मुन्ने उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन। क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं पाए की, किसकी, पाए की, तो भाई पाई किसमें होता है, डबल और, बोलो भाई, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। पाई किसमें होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे क्या कहते हैं मुन्ने, अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्काइन। सही। तो जब हम कभी सिग्मा की बात करेंगे तो समझ जाइएगा अल्कीन की बात हो रही है, और जब कभी हम जिंदगी में पाए की बात करेंगे तो समझ जाइएगा अल्कीन और अल्काइन की बात हो रही है। किसकी, अल्कीन और अल्काइन की बात हो रही है। चलें, अब अगर किसी चीज पे स्टेरिक डला हुआ है, क्या, अगर किसी चीज पे क्या डला हुआ है, स्टेरिक डला हुआ है, तो समझ जाइएगा उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो एनर्जेटिक हो गया। समझे, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, घड़ों एनर्जी ली, और वो एनर्जेटिक हो गया, औकात ही भूल गया अपनी। तो जो चीज अपनी औकात भूल जाएगी उस पर स्टेरिक लगा देंगे। ओहो, समझे। हाँ, मैं आपकी बेस बना रहा हूं। चलें, ट्रांजिशन नंबर 1, क्या पढ़ा रहा हूं मैं अपने मुन्ने को,
ट्रांजिशन नंबर 1। बेटा ट्रांजिशन नंबर 1 का मतलब है सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक। क्या? सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन का मतलब है मूव करना। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है मुन्ने? मूव करना। अब सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब होगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं भाई? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। किसके दरमियान? कार्बन और कार्बन के दरमियान। यानी कि बात किसकी कर रहे हो? अल्केन की। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, तो सिग्मा का मतलब इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। सिग्मा का मतलब ही सिंगल बॉन्ड होता है यार। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं किसके दरमियान? कार्बन और कार्बन के दरमियान। उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी क्या करी? एब्सॉर्ब करी। क्या करी? एनर्जी क्या करी मुन्ने? एब्सॉर्ब करी। जैसे ही हम उसे स्पेक्ट्रोमीटर में रखेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर उस पर एनर्जी देगा। और एनर्जी देने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या कर लेंगे? एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे तो ये कहां चले जाएंगे मुन्ने? एक्साइटेड स्टेट में। ओ, हवाओं में, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब आप औकात भूल जाएं। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब आप चलते हुए जा रहे थे और चलते 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 आपको 5,000 रुपए का नोट मिल गया। आय हाय 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 हाय। आप देखोगे ही नहीं किसी की तरफ। तो अब जैसे आपका कोई भी नाम है, मान लें आपका नाम है मुन्ना, लेकिन जैसे ही आपको 5,000 रुपए का नोट मिलेगा आप औकात भूल जाएंगे। आपका नाम हो जाएगा मुन्ना स्टैरिक। क्या नाम हो जाएगा आपका? मुन्ना स्टैरिक। ठीक है। अच्छा, एक बात यहां तक हो गई कि सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? अल्कीन। आपने अल्कीन अल्कीन अल्काइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में जैसे ही आप अपना सैंपल रखेंगे तो सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, किसको एब्जॉर्ब करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। यानी बाद वाले एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है हायर लेवल। हायर लेवल दिन बदल जाएंगे उसके एनर्जी लेते ही। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज, ये जो चीज है, नॉट डिटेक्टेड बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। प्रॉब्लम क्या है मुन्ने? ये चीज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्योंकि कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ कितनी होती है? 120 से लेके 200 नैनोमीटर। कितनी होती है? 120 से लेके 200 नैनोमीटर। और यूवी विजिबल अगर आपको याद हो तो मुन्ने, यूवी विजिबल तो शुरू ही कहां से होता है भाई? यूवी विजिबल तो स्टार्ट ही 200 के बाद से होता है। 200 टू 800 नैनोमीटर यार। इसका मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर आपको नहीं बता सकता कि आपके सैंपल में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके सैंपल में अल्केन प्रेजेंट है, अगर आपके सैंपल में अल्केन प्रेजेंट है तो ये बात यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर आपको नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूं सिर्फ, समझे? हाँ, ये आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर बता नहीं सकता। चलें, अच्छा। अब काम को देखें, एक दफा समझ लें दोबारा से। ट्रांजिशन का मतलब क्या है?
इलेक्ट्रॉन का एक शेल से दूसरे शेल में जाना, क्लियर, या टू लो टू हाई जाना या फिर हाई टू लो आना। लो से हाई में कब जाएगा, जब एनर्जी गेन कर लेगा। हाई से लो में कब आएगा, जब एनर्जी लॉस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये बात भी नहीं समझ आ रही, मेरे बच्चों को एमडी कैट और ई कैट पढ़ने का कोई हक नहीं होना चाहिए। चलें, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अल्कीन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, जिसे हम हायर लेवल कहते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो कंडीशन है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वेवलेंथ इसके दरमियान होती है 120 से लेके 200 नैनोमीटर के दरमियान होती है। और यूवी विजिबल तो काम ही 200 से करना शुरू करता है। ओ भाई नॉट डिटेक्टेबल यार, ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो सैंपल में, अगर आपके सैंपल में अल्केन प्रेजेंट है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर उसे डिटेक्ट ही नहीं करेगा। यानी मान लें मैंने कंपाउंड डिस्कवर किया और वो गलती से अल्केन है, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर बता ही नहीं पाएगा कि मैंने क्या डिस्कवर किया। समझ रहे हैं, ये अल्केन पर काम नहीं करता। अगर पेपर में आएगा एमसीक्यूज कि भाई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट वैलिड फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या बेंजीन, तो आप किस पे टिक करोगे, अल्केन पे टिक कर दोगे। अल्केन पर ये काम नहीं कर सकता। तो बेटा ये तो पहली ट्रांजिशन हो गई। चलें, अब हम जा रहे हैं जल्दी से ट्रांजिशन नंबर 2 पे। अब ट्रांजिशन नंबर 2 क्या होगा, पाए पाए टू पाए स्टेरिक ट्रांजिशन। क्या, पाए टू पाए स्टेरिक ट्रांजिशन। चलें, थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब आप बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, पाई टू पाई स्टेरिक का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब हम समझते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मिलने क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो फिर हम किसकी बात करें, समझें, अल्कीन की। अल्कीन की बात करें, किसकी बात करें मुन्ने, अल्कीन की बात करें। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं अल्काइन। ठीक है, यहां तक तो बात होगी। अच्छा होगा क्या कि जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ चले जाएंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट में, जिसे हम क्या कहते हैं, हायर लेवल। क्या कहते हैं, हायर लेवल कहते हैं। अच्छा रही बात, क्या ये चीज डिटेक्टेबल है, बिल्कुल है। ये चीज डिटेक्टेबल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है वो बराबर होती है 180 से लेके 320 नैनोमीटर। कितनी होती है, 180 से लेके 320 नैनोमीटर। अच्छा, ये डबल बॉन्ड को भी डिटेक्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी डिटेक्ट करता है, यानी अल्कीन को भी करेगा, अल्काइन को भी करेगा, और साथ साथ एरोमेटिक सिस्टम को भी करता है। एरोमेटिक सिस्टम जैसे बेंजीन हो गया, उस तरह के सिस्टम को भी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तभी मैंने आपसे एक एमसीक्यूज पूछा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट वैलिड फॉर, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन। तो अल्केन इसका करेक्ट आंसर है, अल्केन को डिटेक्ट नहीं करता। चलें, अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगली ट्रांजिशन है वो है N2 सिग्मा स्टेरिक। क्या है, N2 सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन। चलें जरा, अब इसके मतलब समझ लें जल्दी से, क्या होता है बेटा। एन का मतलब क्या होगा, सिग्मा का तो मतलब आपको पता है ना, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। किसके इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लोन पेयर किस में होता है बेटा, लोन पेयर होता है हीट्रो एटम में। किस में होता है, हीट्रो एटम में।
अगर आप एमडी कैट ई कैट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि लोन पेयर क्या होता है, तो मेरे लाल आपका पढ़ने का क्या फायदा। और याद रखिएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। जब वो एनर्जी लॉस होती है तो वो डिटेक्ट नहीं करता, सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्प्शन को वो डिटेक्ट करता है, जब एनर्जी लॉस होती है तो वो डिटेक्ट नहीं करता। तो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो भाई वो भी कहां जा सकते हैं, वो भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, हायर लेवल। बट अब देखें यहां पर हीट्रो एटम के नाम से एक वर्ड लिखा हुआ है। हीट्रो एटम का मतलब क्या होता है, हीट्रो एटम का मतलब है जिसके पास लोन पेयर हो और वो कार्बन हाइड्रोजन ना हो। दो शर्तें, एक तो उसके पास लोन पेयर हो और वो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। अब किस किस चीजों के पास लोन पेयर होता है, आपने अपने जमाने में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, सल्फर के पास लोन पेयर होता है, और इस तरह से और भी चीजों के पास लोन पेयर होता है। अच्छा एक बात हो गई, लेकिन यहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स जा कहां रहे हैं भाई, सिग्मा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, सिग्मा में। तो सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, बहुत गौर से सुनिएगा। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, N2 सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन किसमें होगी, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसी चीज होगी जिसमें लोन पेयर होता हो। जैसे जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एल्कोहल की, तो एल्कोहल के अंदर क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। तो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं होता, होता है। और ये OH कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो N लग गया, और कार्बन इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, इसलिए सिग्मा आ गया। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं अल्काइल हैलाइड की, किसकी, अल्काइल हैलाइड की, तो बेटा अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन एक्स से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन किससे जुड़ा हुआ होता है, एक्स से। अब एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन सबके पास लोन पेयर होता है। तो क्योंकि लोन पेयर होता है इसलिए एन आ गया, और कार्बन इस एक्स से सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। सही है। ये आप अगर मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर देख लेना तो आपको शायद चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक की बेसिक है। तो सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए ये भी सिग्मा हो गया। तो N2 सिग्मा स्टेरिक वहां होगा, याद रखिएगा N2 सिग्मा स्टेरिक वहां होगा जहां सिंगल बॉन्ड हो और एक ऐसा एटम मौजूद हो जिसमें 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 लोन पेयर आता हो। अब रही बात, क्या ये चीज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट हो जाएगी, नहीं। इतने आराम से ये चीज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहां जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बेटा, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 150 से लेके 200 नैनोमीटर। ओहो, ये तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की रेंज में नहीं आ रहा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक दैट इज अल्केन, अल्केन तो बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट होता है, होता ही नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं है। पाई टू पाई स्टेरिक अल्कीन और अल्काइन डिटेक्ट हो जाते हैं, बेंजीन डिटेक्ट हो जाता है। एन टू सिग्मा स्टेरिक 150 से 200, चलें 200 को टच कर रहा है, कुछ डिटेक्ट हो जाता है, कुछ डिटेक्ट हो जाता है, एल्कोहल डिटेक्ट हो जाता है, हो जाता है। बट ज्यादा अच्छे से जो चीज इसमें डिटेक्ट होती है भाई वो कौन है, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। लेकिन एल्कोहल भी डिटेक्ट हो जाता है। अब बेटा आखिरी ट्रांजिशन है, उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करें। N2 पाई स्टेरिक, क्या है, N2 पाई स्टेरिक ट्रांजिशन। चलिए अब देखें, सब कुछ सेम है। एक एटम होना चाहिए जिसके पास क्या हो, लोन पेयर। किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास, नाइट्रोजन के पास, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पाए लिखा हुआ है और पाए का मतलब होता है डबल बॉन्ड, या पाए का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। चलें
अब ये जो लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जी को क्या करेंगे मुन्ने, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब वो कहां चले गए, हायर लेवल में चले गए। अच्छा, अब इसमें कौन सी चीज आ जाएगी, इसमें वो चीजें आएंगी जिसके पास लोन पेयर भी होता हो और उसमें डबल बॉन्ड भी होता हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं एल्डिहाइड की। तो बेटा एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड के लिए शर्त यह है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप मैंने आपके सामने बनाया है मुन्ने, ये ग्रुप किसको शो करता है, एल्डिहाइड को। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो क्या इसमें डबल बॉन्ड है, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए पाई आ गया, और इसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब लोन पेयर वाला एटम भी आ गया, एन भी आ गया। समझ रहे हैं? इसी तरह से और एक और एग्जाम्पल बन सकती है इसमें कीटोन। कीटोन हम किसे कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन हो, तो इसमें भी ऑक्सीजन है यानी लोन पेयर वाला आ गया, और इसमें भी डबल बॉन्ड है यानी पाई भी इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ओ OH, तो इसमें भी ऑक्सीजन आ गया यानी लोन पेयर वाला आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो ये भी डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बेटा इसकी रेंज आपने याद रखनी है, इसकी जो रेंज होती है मुन्ने, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 200 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक। ये टॉपिक खत्म हो गया, बस एक की पॉइंट याद रख लीजिएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिस वेवलेंथ को, जिस मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वैल्यू है 275 नैनोमीटर। बस ये एक नोट के तौर पे याद रख लीजिएगा कि इथाइल अल्कोहल, क्या बोला, कि इथाइल अल्कोहल जिस मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 275 नैनोमीटर। अच्छा, अब मैं आपको स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा टफ है, मैं आपको इसका जल्दी से एक दफा रिकैप दे रहा हूँ, तो हम जरा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। यानी अगर आप देखना चाहते हैं आपके सैंपल में डबल बॉन्ड है, आपके सैंपल में ट्रिपल बॉन्ड है, आपके सैंपल में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड है नहीं है नहीं है नहीं है, यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, और अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो हम उसे नॉन कॉन्जुगेटेड कहते हैं। मैंने आपके लिए एक्सप्लेन भी किया। इसके अलावा कंसंट्रेशन को भी आप किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं, ठीक है, किसके जरिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। और ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड काम किसने किया था, बेयर्स ने और लैम्बर्ट ने। चलें बताइए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को पहचानने के लिए, कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं यूवी की रेंज कितनी होती है, तो यूवी की रेंज कितनी है बेटा, 200 से लेके 400, यानी 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक। और विजिबल की रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। क्लियर? और अगर हम पूरे यूवी विजिबल की बात करें तो इट्स 200 टू 800 नैनोमीटर। ये वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी है। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को डिस्कस करूं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अप एंड डाउन शेल्स में मूव करना। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल पे चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से वापस लो लेवल में आ जाता है। इसके बाद हमने क्या याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड का मतलब अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे अल्केन कहेंगे। सिमिलरली पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्कीन। और इसी तरह से अगर हम कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। अच्छा, स्टेरिक का सिंबल आप कहाँ यूज करते हैं, बेटा वहां यूज करते हैं जिस इलेक्ट्रॉन की, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, उसके साथ हम स्टेरिक का एक छोटा सा लेटर शो कर देते हैं। चलो, अब हम पहली ट्रांजिशन को रिपीट करने जा रहे हैं।
पहली ट्रांजिशन क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन। बेटा सिग्मा का मतलब क्या बताया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यानी अल्केन। ठीक है, तो जब वो आपसे बोलेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक, तो समझ जाइएगा अल्केन पर काम हो रहा है। बट इस चीज को हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्केन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वेवलेंथ 120 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर होती है। और ये बियॉन्ड द रेंज है, रेंज में नहीं आ रही है, विद इन द रेंज नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे सैंपल में अल्केन प्रेजेंट है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर उसे बता नहीं सकता। चलिए, अब पाई टू पाई स्टेरिक क्या होगा। अब पाई का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अल्काइन। तो अल्कीन हो, अल्काइन हो, या फिर एरोमेटिक सिस्टम यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, बेंजीन। ठीक है, इन तीनों की जब डिटेक्शन की बात होगी तो हम उसे कहेंगे पाई टू पाई स्टेरिक। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसकी रेंज 180 नैनोमीटर से लेके 320 नैनोमीटर होती है, तो ये डिटेक्टेबल है। सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक डिटेक्टेबल नहीं था, बट पाई टू पाई स्टेरिक डिटेक्टेबल है। अब हमारे पास जो थर्ड ट्रांजिशन है वो क्या है, एन टू सिग्मा स्टेरिक। तो हमें इतनी बात पता है कि एन किसके लिए शो किया जाता है बेटा, एन शो किया जाता है लोन पेयर के लिए। किसके लिए, लोन पेयर के लिए। लोन पेयर किसके पास होते हैं, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी होता है, नाइट्रोजन के पास भी होता है, सल्फर के पास भी होता है, क्लोरीन के पास भी होता है, ब्रोमीन के पास भी होता है, आयोडीन के पास भी, और बहुत सारी चीजों के पास होता है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उसे लोन पेयर कहेंगे। अलग अलग एटम्स के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर हम उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। खैर वो अभी हमारे काम नहीं है यहाँ पे। तो एन का मतलब है लोन पेयर, ठीक है, और सिग्मा सिग्मा का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, अब कार्बन का सिंगल बॉन्ड उसके साथ होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड, कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड, कार्बन का नाइट्रोजन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो रेंज चाहिए वो क्या होती है, 150 टू 200 नैनोमीटर, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल है, बट समहाउ हम डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत डिटेक्शन हम कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन डिटेक्ट हो सकता है, अल्कोहल, अल्काइल, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है OH के साथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है OH के साथ। क्योंकि बेटा सिंगल की बात हो रही है इसलिए कौन आ गया, सिग्मा आ गया। क्योंकि ऑक्सीजन की बात हो रही है और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, इसलिए किसकी बात हो गई, एन की बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से अल्काइल में कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स, क्योंकि सिंगल है इसलिए सिग्मा है, और एक्स है मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों के पास ही लोन पेयर होते हैं। तो हाँ, ये डिटेक्शन किसमें आएगी, एन टू सिग्मा स्टेरिक में। इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर इसे थोड़ा रिलैक्स होकर समझेंगे ना, ये बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। अब अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एन टू पाई स्टेरिक। अच्छा, एन का मतलब वही क्या हो गया, लोन पेयर, और पाई स्टेरिक का मतलब हम समझ गए कि या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यानी अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं, बल्कि कार्बन और किसी और में डबल बॉन्ड, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन में डबल की बॉन्ड की बात करोगे तो वो सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक होगा। अगर कार्बन और किसी और के साथ डबल बॉन्ड की बात करोगे तो फिर आप उसे कहोगे एन टू पाई स्टेरिक। ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, पाई टू पाई स्टेरिक। कार्बन
किसी और में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन नाइट्रोजन में, कार्बन की सल्फर में अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे N2 पाई स्टेरिक। ठीक है। अब अगर हम एल्डिहाइड देखें, कीटोन देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, इन तीनों में ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया हुआ होता है? डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया हुआ होता है? डबल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाए तो लग गया। क्या हुआ? पाए तो लग गया। और क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इसलिए हम कहां पहुंच गए? N2 पाए, N2 पाए, N2 पाए। क्योंकि सब में ऑक्सीजन है तो सब में लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना भाई, और सब में यहाँ डबल बॉन्ड है तो पाई भी आ गया, तो इसलिए हम कहते हैं इसे N2 पाई स्टेरिक। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो वेवलेंथ है जो ये एब्सॉर्ब करेगा वो कौन सी होगी? 200 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर। यस, इट्स डिटेक्टेबल, ये डिटेक्ट हो सकती है। एक बात आपने जो याद रखनी है कि अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज में पूछे कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 275 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये मैक्सिममली एब्सॉर्ब करते हैं, इससे ज्यादा कोई एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। यानी अगर मैं आपसे बोलूं एल्कोहल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 280 नैनोमीटर वाली वेव को एब्सॉर्ब कर ले, नहीं। 290 वाली, नहीं। 300 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। मैक्सिमम मैक्सिममली किसको करेंगे? 275 नैनोमीटर। तो ये एक वैल्यू है जिसे आपने याद रखनी है और लाजमी याद रखनी है, ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के बाद हम अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया? पहले लेक्चर में हमने मास और आईआर, दूसरे लेक्चर में हमने यूवी विजिबल, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एटॉमिक। तो ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। और तीसरे लेक्चर में हम किसको कवर करेंगे? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसके जरिए हम किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा अब इससे पहले हमने जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी वो सब की सब एब्जॉर्प्शन पे काम कर रही थी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर एक ग्राफ बन रहा था जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते थे। बट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह से काम करती है। ये एब्जॉर्प्शन पे भी काम करती है, यानी ये ग्राफ को जब भी बना सकती है जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड लेवल में जा रहे हैं, या फिर ये ग्राफ जब भी बना सकती है जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड लेवल से वापस आ रहे हैं। आपको बात क्लियर हो रही है? इससे पहले हमने जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी वो सिर्फ स्पेक्ट्रम को जब बनाती हैं जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ये स्पेक्ट्रम जब भी बना सकता है जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे, और ये जब भी बना सकता है जब ये एनर्जी रिलीज करे। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कितनी तरह की हो गई? दो तरह की। एक का नाम क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना ये इतना डिटेल्ड नहीं है, ये बड़ी जल्दी कवर हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है ये, सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक, बच्चों वाला टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक। इसी तरह से एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि मैंने आपको बताया ये दोनों तरह से काम करती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते वक्त भी ग्राफ देगी और ये एनर्जी रिलीज करते वक्त भी ग्राफ दे सकती है। तो अलग अलग मशीनें अलग अलग तरह से काम करती हैं। कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन आती है जो कि एब्जॉर्प्शन पे काम करती है, कोई इमिशन पे काम करती है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं। खैर, तो देखिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या बात समझनी है कि ये डिटेक्ट करेगा, ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा
जब ये डिटेक्ट करेगा जब वो सैंपल या वो मेटल एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। जबकि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या पढ़ना है, ये भी डिटेक्ट करेगा किसको, मेटल को। ये भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा किसको, मेटल को डिटेक्ट करेगा। लेकिन कब, जब मेटल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं बल्कि वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब दोनों का जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या फर्क होगा, दोनों का जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या फर्क होगा, उसमें फर्क देखिए क्या होगा। जो ग्राफ आप बनाएंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का, जो ग्राफ आप किसका बनाएंगे बेटा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का, वो आपको कैसा नजर आएगा, वो आपको कलरफुल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, कलरफुल नजर आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें रेड कलर होगा। क्या होगा, रेड कलर होगा। रेड कलर के बाद एक ब्लैक लाइन होगी। रेड कलर होगा, रेड कलर के बाद कौन सी लाइन होगी, एक ब्लैक लाइन होगी। ठीक है। फिर उसके बाद अगला कलर कौन सा होता है, अगला कलर होगा ऑरेंज। तो उसके बाद ऑरेंज कलर होगा, और ऑरेंज कलर आने के बाद क्या होगा, एक ब्लैक कलर की लाइन होगी। फिर क्या होगा, येलो कलर होगा। क्या होगा, येलो कलर होगा। येलो कलर होने के बाद दोबारा क्या होगी, एक ब्लैक, बोले एक ब्लैक लाइन होगी। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, कभी पढ़ा है आपने विबग्योर? तो विबग्योर का मतलब क्या होता है भाई, विबग्योर का मतलब होता है आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन। यही कलर्स आपको रेनबो में भी नजर आते हैं। बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो, एंड वी फॉर वॉयलेट। तो यही कलर्स आएंगे सारे, बट बीच में कौन सी लाइंस आएंगी, ब्लैक कलर की लाइंस आएंगी। जबकि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसको भी देख लें। ये कैसा होगा, इसमें ब्लैक कलर होगा, पूरा ब्लैक कलर होगा। हाय हाय, ये कैसा ब्लैक कलर है, क्या होगा, पूरा ब्लैक कलर होगा। और ब्लैक कलर होने के बाद एक लाइन, सिर्फ सिर्फ एक लाइन कौन से कलर की होगी भाई, एक लाइन कौन से कलर की होगी, रेड कलर की होगी। फिर दोबारा ब्लैक, फिर दोबारा ब्लैक, और उसके बाद एक लाइन होगी जो कि कौन से कलर की होगी, ऑरेंज कलर की होगी। फिर दोबारा क्या होगा, फिर दोबारा ब्लैक ही ब्लैक। और फिर जो लाइन होगी वो लाइन किस चीज की होगी, येलो कलर की होगी। इस तरह से वहां ऊपर क्या था, ऊपर ये था कि बैंड्स कलर वाले थे और लाइंस ब्लैक थी। यहां पर क्या होगा, बैंड्स कलर के होंगे और लाइंस ब्लैक होंगी। अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलें, अब हम जरा इसकी पहले डायग्राम देख लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा, अब देखिए यहां पर मैं एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये डायग्राम शायद आपको नजर आ रही हो। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बेटा एक स्पेक्ट्रम इसमें बना हुआ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, ब्राइट बैकग्राउंड है। क्या है, ब्राइट बैकग्राउंड है। ब्राइट बैकग्राउंड का मतलब समझते हैं, ब्राइट बैकग्राउंड का मतलब कलर्ड बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड का मतलब कलर्ड बैकग्राउंड। और लाइंस कैसी हैं मुन्ने, लाइंस कैसी हैं, डार्क लाइंस हैं, डार्क लाइंस। तो हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, एक एक कलर्ड बैकग्राउंड आता है, उस पर डार्क लाइंस होती है, यानी कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखें डार्क बैकग्राउंड है। डार्क बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया, ब्लैक बैकग्राउंड है, लेकिन जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, ब्राइट लाइंस हैं, यानी कलर्ड लाइंस हैं। समझ रहे हैं, बस इस दोनों, इन दोनों में ये फर्क है। यानी एक में आपको कलर्ड पोर्शन ज्यादा नजर आता है, दूसरे में आपको ब्लैक पोर्शन ज्यादा नजर आता है। बहरल है दोनों एक ही जैसी चीजें, सही है। अच्छा, अब तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है, अब मैं से शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एएएस। ठीक है। हमने अभी पढ़ा ये काम किस पे करता है, जब चीज एनर्जी को क्या कर लेती है मुन्ने, एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, इसमें क्या होता है जल्दी बताओ, इसमें क्या होता है,
बताइए क्या होता है? डार्क लाइंस होती हैं ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट का मतलब कलरफुल बैकग्राउंड। तीसरी चीज अब जो हमें याद करनी है नई, आप इसमें एनर्जी सोर्स क्या यूज करते हो? एनर्जी सोर्स का मतलब भाई एनर्जी कहां से आती है? तो आप याद रखिएगा इसमें हम यूज करते हैं HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। अब HCl का मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है होलो कैथोड लैंप। होलो कैथोड लैंप। इस लैंप की मदद से हम अपने एटम को एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो एक स्पेक्ट्रम देता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चले तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, इसमें डार्क लाइंस होती हैं ब्राइट बैकग्राउंड पे, इसमें जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है? HCl यानी होलो कैथोड लैंप। अच्छा एक और बात इसी से रिलेट कर लेते हैं। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं जल्दी बताओ? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे मुन्ने? जंप करेंगे फ्रॉम लोअर टू हाई। क्या करेंगे? फ्रॉम लोअर टू हाई। क्यों? क्यों लोअर टू हायर? क्योंकि एनर्जी मिल रही है। बट अगर हम इसका उल्टा देखें, यानी AES, AES का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो कुछ हमने अभी ऊपर पढ़ा, हम उन सबका क्या कर देंगे भाई? हम उन सबका रिवर्स कर देंगे। चलें अब देखें, पहले क्या हो रहा था? एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, अब एनर्जी रिलीज होगी। यानी जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो जब बनेगा जब एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, स्पेक्ट्रम कैसा बनता है याद करें? ब्राइट लाइंस होती हैं। ब्राइट लाइंस का मतलब समझते हो? कलर्ड लाइंस। ब्राइट लाइंस का मतलब कलर्ड लाइंस। अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया भी था, कलर्ड लाइंस। और पीछे का बैकग्राउंड पूरा कैसा था? डार्क बैकग्राउंड था। कैसा था? डार्क। डार्क का मतलब ब्लैक, ब्लैक बैकग्राउंड था। चले तीसरी बात हमें क्या याद रखनी थी? एनर्जी सोर्स। भाई एनर्जी कहां से लेके आओगे? तो एनर्जी सोर्स क्या थी? ऊपर वाले में तो हम इस्तेमाल कर रहे थे होलो कैथोड लैंप। यहां पर हम एनर्जी कहां से लेके आते हैं? यहां पर हम उस सैंपल को सिंपली हीट करते हैं, या फिर हम उस सैंपल को लाइट देते हैं। तो वो लाइट की मदद से या हीट की मदद से एनर्जी को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। वो लाइट की मदद से या हीट की मदद से एनर्जी को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी बात जो हमें याद होनी चाहिए वो क्या है? कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो जाहिर है अब तो वो वापस आ जाएगा पीछे। अगर वो एब्सॉर्ब करने पर लो टू हाई जाता है, तो एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई टू लो या लो टू हाई नहीं जाता, तो देखें अगर आप एक चीज को एनर्जी देंगे तो वो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ना। एक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो एनर्जेटिक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो ताकतवर हो चुके हैं। न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर उनमें आप ताकत डाल देंगे तो वो तो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना भाई। ऐसा ही है, अगर आपके पास भी एकदम से पैसे बढ़ जाएंगे तो मैंने आपका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं? जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, वो लो टू हाई चले जाते हैं। और जब उनकी एनर्जी खर्च हो जाती है तो वापस हाई टू लो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी था जो हमने पढ़ लिया। बस आपने याद रखना है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इस्तेमाल करते हैं
मेटल को डिटेक्ट करने के लिए, किसको, मेटल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात, हम इसे मेटालिक फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक फिंगरप्रिंट। क्यों मेटालिक फिंगरप्रिंट, क्योंकि भाई हर मेटल का स्पेक्ट्रम अलग आता है, हर मेटल का स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिफरेंट होता है। एवरी मेटल हैज डिफरेंट स्पेक्ट्रम, और हर एलिमेंट का, हर मेटल का स्पेक्ट्रम हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अपनी मशीन्स में सेव कर लेते हैं। जब जो बंदा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करता है ना उसकी मशीन में हर एक मेटल का स्पेक्ट्रम सेव होता है। अब अब बिलफर्ज मैंने क्या करा, मैंने जमीन से पानी निकाला, मैं जमीन से पानी निकालने के बाद उसमें ये चेक करना चाहता हूँ इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं नहीं, क्योंकि मिनरल्स हमारे फायदे की चीज है ना, तो कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे चला देंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आने वाली सारे स्पेक्ट्रम को मेटल के स्पेक्ट्रम से मैच करेगा कि कहीं ये सोडियम से मैच तो नहीं हो रहा। अगर ये सोडियम से मैच हो गया, समझ जाए इसमें सोडियम प्रेजेंट है। अगर इसमें स्पेक्ट्रम कैल्शियम के स्पेक्ट्रम से मैच हो गया, तो आप समझ जाएंगे वो कैल्शियम का स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से करके हम मेटल्स को क्या कर लेते हैं, एक एक करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। खैर, अच्छा यहां पर हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक क्या हो गया, एंड हो गया। चलें, अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में, अब हम अगली क्लास में एनएमआर पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी।